पिता के मरने के बाद तीनों भाई अशोक, प्रवीण और शरद बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और घर के 3 फ्लोर को आपस में बांट लेते हैं। मैं सबसे नीचे वाले माले में रहूंगी। क्यों भाभी, आप कैसे नीचे रहेंगी? ये कौन सी बात हुई, नीचे मैं रहूंगी? नहीं, नीचे मैं रहूंगी। तुम लोग इस तरह से करोगी तो हो गया, ऐसे तो बहस ही होती रह जाएगी। तो मैंने क्या गलत कहा? मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मैं अब ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि मैं नीचे रहूंगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन तुम जैसे बोल रही हो वैसे बाकी दोनों भी तो कहेगी ना। एक ना एक दिन सब बूढ़ी होंगी, इसलिए न्याय करते हुए मुझे काम करना होगा ताकि कल के दिन कोई किसी को कुछ बोल ना सके और रिश्ते में मधुरता बनी रहे। भैया सही कह रहे हैं, बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि किसी को कुछ बोलने का मौका ही न मिले। तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? एक चिट्ठी में सबका नाम लिखेंगे, फिर उठाई जाएगी, जिसका जिसमें नाम आएगा वो वही लेगा। सब राजी हो जाते हैं और फिर चिट का सिस्टम होता है और एक एक करके पर्ची उठती है। सबसे पहले ऊपर का फ्लोर निकालिए। ठीक है। पर्ची उछाली जाती है और इसमें नाम आता है प्रवीण का। लो अरुणा, तुम्हें ही तीसरा तल्ला मिल गया है। अब दूसरे माले के लिए पर्ची उछाली जाती है और इसमें नाम आता है विनीता का। चलो, तब पहले फ्लोर बड़ी भाभी का हो गया। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अगर है तो अभी बोल दो, वरना बाद में चिक चिक नहीं सुनूंगा। नहीं भैया, इसमें क्या ही आपत्ति होगी, सब कुछ तो सामने हुआ है और पर्ची भी विनीता और अरुणा भाभी ने बनाई है, आपने तो बस उठाई थी, तो क्या ही दिक्कत होगी किसी को। सब अपने अपने फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। ललिता, जिसे कि अपने बच्चे नहीं होते, वो अशोक से कहती है, आज ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारा परिवार अलग हो गया। जब मैं ससुराल आई थी शादी होकर, तब प्रवीण और शरद छोटे छोटे थे। मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया और माँ की ममता दी। वही देवर आज अलग रहने के लिए जिद पर उतर आए। बिना परिवार के तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे भाग्यवान, क्यों फिक्र करती हो? वक्त के साथ सबको खुद ही समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या किया है। वैसे तुम्हारी देवरानी की कोई गलती नहीं है, आजकल की लड़कियां ही ऐसी होती है जो साथ में रहना नहीं चाहती। वो लोग भी क्या करे बेचारे, अपनी अपनी पत्नियों से परेशान होकर ये फैसला किया है उन्होंने। सही कहा आपने, वक्त अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है तो ये क्या है। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों भाई बिजनेस के साथ खाना भी अलग अलग बनाने लगते हैं। एक रोज विनीता शरद से कहती है, कल अपने बेटे का बर्थडे है, हम भी पार्टी करेंगे कल। मैं अपने मायके वाले और अपने दोस्तों को इनवाइट कर रही हूँ, आप खाने का और डेकोरेशन का इंतजाम देख लेना। ठीक है, भैया भाभी को भी बोल देना, सुबह से सब यहीं खाना पीना करेंगे। दिमाग तो ठीक है ना? अभी तक मैं उन लोगों का ही तो कर रही थी, उन लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उनकी आंख लगती है। ये क्या बोल रही हो? इतने दिन हम साथ रहते थे, कुछ हुआ है क्या? मैं बोल देती हूँ, तुम्हारे भाई भाभी नहीं आने चाहिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आना तुम अपने भाई भाभी के साथ। खुद तो भांजे मेरे बच्चे के सुख देखकर जल जाएगी। मुझे तो डर है कहीं मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। तुम्हें नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, लेकिन ये उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलो, जो मुंह में आता है बक देती हो। शरद वहां से चला जाता है और बर्थडे की तैयारी में लग जाता है। उधर विनीता अपनी सहेलियों को इनवाइट करती है और अपने मायके में फोन करके अपनी माँ से कहती है, माँ कल तुम्हारे नाती का जन्मदिन है, तो तुम आज रात को ही आ जाओ। कल सुबह से ही खाने का महाराज लग जाएगा और भाई भाभी बच्चे सबको आना है, बोल देती हूँ मैं। हाँ बेटा, आ जाएंगे हम। उधर ललिता को साहिल का बर्थडे याद रहता है और वो अशोक से कहती है, कल अपने साहिल का जन्मदिन है, उसके लिए कपड़े खरीदने हैं मुझे। हाँ चलो चलते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें, सबका जन्मदिन याद रहता है। तो माँ को तो अपने बच्चों का जन्मदिन याद ही रहता है। ललिता अशोक के साथ बाजार जाकर साहिल के लिए कपड़ा खरीदती है और कहती है, इतना खुश होगा अपना बच्चा कल जब मैं उसे ये कपड़ा दूंगी। अगले दिन सुबह अशोक देखता है कि दरवाजा सज रहा है और महाराज शरद के फ्लोर पर जा रहे हैं। शरद कुछ करवा रहा है लगता है, लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। अशोक शरद को फोन लगाता है। शरद, कुछ करवा रहे हो क्या? आदमी सब ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ भैया, वो साहिल का बर्थडे मना रहे आज। अच्छा। अशोक सब समझ जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इधर ललिता पूरे दिन साहिल का इंतजार करती रहती है लेकिन वो नीचे नहीं आता। ललिता की बेचैनी देखकर अशोक उससे कहता है, अब पहले की तरह कुछ मत सोचो, साहिल के जन्मदिन की पार्टी है आज, उसके ननिहाल वाले आ गए सब, वो नीचे नहीं आएगा। पार्टी की तैयारी हो रही है, इसका मतलब हमें नहीं बुलाया? चलो अच्छा है, यही देखना बाकी था। रहने दो, सोचो मत इतना, चलो हम मंदिर चलते हैं।
अशोक ललिता से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मन भी छोटा हो जाता है। ललिता को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए वो ललिता से कहता है, चलो तुम तैयार हो जाओ, यहाँ बगल में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर बना है, बहुत सुंदर है, सुना है, चलो वहां चलते हैं। अशोक और ललिता तैयार होकर वहां से निकल जाते हैं। इधर विनीता पार्टी धूमधाम से करती है। अरुणा और प्रवीण अपने फ्लोर में रहते हैं और वो लोग भी पार्टी में नहीं जाते। चलो अच्छा किया विनीता ने हमें ना बुलाकर, हम भी अपनी बेटी की शादी में उसे नहीं बुलाएंगे। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। अब तीनों भाई का परिवार अपने अपने में रहता है। एक ही घर में रहकर किसी को ये भी नहीं पता चलता कि किसके घर में क्या हो रहा है। एक रोज अशोक की बहन पूनम का फोन उसे आता है। भैया, बहुत दिनों से सबसे मिलने का मन हो रहा है। अरे पगली, तो आ जाना, मैं भी आने को सोच रही थी, देखती हूँ परसों की टिकट लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, आ जा। बाकी सब ठीक है ना? बच्चों की शादी का क्या सोचा है? अब करूंगी, लड़का देख रही हूँ, जैसे अच्छा लड़का मिल जाएगा बेटी की शादी कर दूंगी। मैं भी लड़का देखता हूँ, कोई अच्छा मिलेगा तो बोलता हूँ तुम्हें। 2 दिन बाद पूनम आती है और अशोक के फ्लोर में रुकती है, खाती है, पीती है, फिर आराम करने चली जाती है। सोकर जैसे ही पूनम उठती है, ललिता उससे कहती है, दीदी रात के लिए क्या बना लूं? भाभी, मैं अरुणा भाभी और विनीता भाभी के पास जा रही हूँ, तो उन्हीं के पास खाऊंगी रात का खाना। आप कितना करोगी? वैसे भी जब से मैं आई हूँ आप एक पैर पर खड़ी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाय पीकर जाना, मैंने चढ़ा दी है। ठीक है, अब चढ़ा दी है तो पी लेती हूँ। बाबूजी के जाने के बाद इतने दिनों में आज पहली बार आई हूँ, लेकिन ललिता भाभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा लगा कि मेरा मायका आज भी वही है। पूनम, मैं और तेरी भाभी हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो जब भी आएगी, लेकिन बाकियों की कोई गारंटी नहीं है। पूनम को थोड़ा अजीब लगता है कि अशोक कैसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं देती और दोनों के साथ चाय पीकर विनीता के फ्लोर पर चली जाती है। अरे शरद, कैसा है तू? अरे पूनम दीदी कब आई, आप बताया भी नहीं। मैंने अशोक भैया को बताया था, अब क्या अलग अलग बताना होगा मुझे एक ही घर में? अरे नहीं नहीं दीदी, आओ ना बैठो। पूनम बैठती है, इतने में ही विनीता तैयार होकर आती है और शरद से कहती है, अरे आप क्या बैठ गए, चलना नहीं है क्या? अरे रुको ना, थोड़ी देर बाद चलेंगे, दीदी के लिए पहले चाय बनाओ। दीदी कहीं और पी लेगी, मुझे देर हो रही है, चलते हो कि नहीं चलते हो? विनीता पूनम से राम रामी तक नहीं करती। उसका ये व्यवहार देखकर पूनम उठ जाती है और शरद से कहती है, शरद तुम जाओ, भाभी को लगता है बहुत जल्दी है, मैं चलती हूँ। अरे दीदी। विनीता निकल जाती है और प्रवीण के फ्लोर पर चली जाती है। पूनम को देखकर अरुणा उसके पैर छूती है और प्रवीण उसके गले लगता है। अच्छा हुआ दीदी आई। हाँ, मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था तुम सबसे एक बार मिलाओ। अरे बहुत अच्छा किया। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, आप दोनों बात करो। यहाँ आकर पूनम को थोड़ी शांति मिलती है। दीदी खाना यही खाना है तुम्हें, हम लोग कल घूमने चलेंगे। अच्छा ठीक है। अरुणा प्रवीण को आवाज देकर रसोई में बुलाती है। पूनम भी प्रवीण के पीछे जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खाने के लिए क्यों रोक लिया दीदी को? खाना अब तुम ही बनाना, अब वो यहीं बस जाएगी। तुम ही एक भाई हो क्या? और तो भाई भी तो है, चाय पिला रही थी ना मैं। अरे कैसी बात कर रही हो? और अभी तुम्हें बोलना था, दीदी सुन लेगी तो कैसा लगेगा उन्हें? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पूनम की आंख भर आती है और वो बिना कुछ कहे वहां से अशोक के फ्लोर में जाकर चुप सी बैठ जाती है। पूनम को उदास देखकर अशोक उससे कहता है, क्या हुआ पूनम, ऐसे शांत सी क्यों बैठी है? बगल वाले हलवाई की कचौड़ी खानी है क्या? हाँ हाँ ले आओ, दीदी को शौक रहता है। दीदी मैं रात के खाने में आपके पसंद के सूजी के चीले तैयार कर रही हूँ। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना कहकर ललिता पूनम को हाथ लगाती है तो उसकी आंखें भर आती है। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? भैया सब कुछ बदल गया है। अरे दीदी हम तो वही है ना, आप यहीं रहोगे हमारे पास। अशोक और ललिता सब समझ जाते हैं और उनका भी मन भर आता है। पूनम हफ्ते भर अशोक के तल्ले में ही रहती है और फिर चली जाती है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक ही घर में रहकर तीनों भाई अजनबी हो जाते हैं और एक रोज अचानक ललिता को टीवी देखते देखते हार्ट अटैक आ जाता है। ललिता को देखकर अशोक जोर से चिल्लाता है और अपने भाइयों को आवाज देता है, लेकिन दोनों में से कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता। भगवान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अशोक ललिता को अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। हफ्ते भर तक ललिता भर्ती रहती है अस्पताल में, लेकिन प्रवीण और शरद के घर से कोई उसे देखने तक नहीं जाता। अशोक का दोस्त उसे कहता है, यार तू चिंता मत कर, भाभी ठीक हो जाएगी। मेरे यहाँ एक काम वाली आती है, मैं उसे तेरे यहाँ भेज दूंगा, वो घर का सारा काम कर देगी। भाभी को आराम की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें ना। हाँ मुझे पता है तुम लोग हो, लेकिन मेरे अपने ही आज इस दुख की घड़ी में नहीं है।
ये दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। क्या करेगा यार, ये जमाना ही ऐसा है। तू जिसका करेगा वही तुझे धोखा देगा। भूल जा सब और मन को शांत रख। ललिता अस्पताल से डिस्चार्ज होती है। अशोक और उसका दोस्त ललिता को घर लाते हैं। ललिता को इस हालत में देखकर भी दोनों देवरानियां एक बार भी उससे मिलने नहीं आती। दिन बीतने लगते हैं। समय के साथ ललिता ठीक हो जाती है। इधर पूनम का फोन अशोक को जाता है। भैया, तुम्हारी भांजी की शादी है, तुम्हें आना है। दीदी, हम आएंगे और जो मायके का नेक होता है उसकी तैयारी करके लाएंगे। जी भाभी। ललिता शादी में कपड़े जेवर देने की तैयारी करने लगती है और अशोक से कहती है, शरद और प्रवीण ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्हें तो मतलब ही नहीं है कुछ। उनकी बीवियों को लग रहा होगा कि उनके पैसे लग जाएंगे तो वो क्या ही बोलेंगी। पूनम दीदी के ससुराल की बात है, उनकी इज्जत क्या रहेगी अगर बस हम दोनों ही जाएंगे। आप दोनों से बात करो ना। मेरा तो मन नहीं है, लेकिन पूनम की इज्जत के लिए बात करता हूँ। अशोक दोनों भाइयों को फोन लगाता है और उनसे अपने फ्लोर में आने को कहता है। रात को दोनों भाई काम से आते ही सीधा अशोक के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन पूनम के लिए तुम दोनों को बुलाया है। उसकी बेटी की शादी है और मायके से सबका जाना जरूरी है। खर्च जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, तुम लोगों को बस जाना है। ठीक है भैया। जी भैया। शादी का दिन आ जाता है और अशोक अपने दोनों भाइयों के पूरे परिवार के साथ शादी में पहुंच जाता है। शादी में अरुणा और विनीता अपने में एंजॉय में लगी रहती है और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। शरद और प्रवीण शादी में 1 रुपया भी नहीं निकालते। कितना गिर गई है दोनों। ननद के यहाँ आई है और बेशर्मी की हद देखो। इन्हें खाने पीने और एंजॉय से फुर्सत नहीं। पूनम दीदी से एक बार बात तक नहीं की दोनों ने। अब मुफ्त में इतनी बड़ी शादी एंजॉय करने को मिल रही है, और क्या चाहिए। शादी में एंजॉय करके सब वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और अरुणा की बेटी ईशा का रिश्ता पक्का हो जाता है। सगाई मैं ऐसी करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। हाँ, पूनम दीदी की बेटी की जैसे। अरे उससे भी अच्छा करूंगी। भैया और भाभी को सगाई के लिए बोल दो, सब परिवार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। शादी होने से पहले ही तुड़वा दोगे क्या? घर वालों की नजर लगती है। बोल देती हूँ, किसी को कुछ कहा तो देख लेना। अरे ठीक है भाई, नहीं कहूंगा, जो करना है करो। सगाई का दिन आ जाता है। अशोक और शरद को छोड़कर पूरे मोहल्ले को ईशा की सगाई के बारे में पता होता है। सगाई की तैयारी बहुत जबरदस्त होती है। मोहल्ले, दोस्त और बाकी रिश्तेदारों के साथ सगाई हो जाती है। सगाई की तारीफ करते लोग नहीं थकते। अगले दिन अशोक का पड़ोसी उससे कहता है, भैया कल आप और भाभी नजर नहीं आया, लेकिन सगाई की तो पूछो मत, क्या किया था प्रवीण ने। शादी तो और भी अच्छी होगी। अच्छा हुआ मैं चला गया, नहीं तो मिस कर देता। हाँ हाँ। अशोक वहां से निकल जाता है। क्या? मैं आ रहा हूँ अभी। शरद और विनीता रोते हुए भागते हैं और अपने फ्लोर से उतरते हुए अशोक के पास जाकर कहते हैं, भैया साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बात कर रहा है? चल चल, बाकी बातें बाद में करेंगे। अशोक और ललिता उसी हालत में उनके साथ घर से निकल पड़ते हैं। विनीता का तो रो रोकर बुरा हाल रहता है। इधर अशोक शरद को संभालता है। शरद हिम्मत रख, इस वक्त तेरा मजबूत होना जरूरी है, अपना बच्चा ठीक हो जाएगा। पूरा दिन बीत जाता है। ललिता घर जाकर सबके लिए खाना बनाकर अस्पताल लेकर आती है और शरद और विनीता से कहती है, तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतने में डॉक्टर आकर कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, 4-5 घंटों में होश आ जाएगा बच्चे को, अब चिंता की बात नहीं है। ले, अब तो ठीक है ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब तुम दोनों खाना खाओ। ललिता रोज शरद और विनीता का खाना बनाकर अस्पताल लेकर जाती है। हफ्ते भर के बाद साहिल को डिस्चार्ज मिल जाता है और उसे घर लेकर आते हैं। भैया साहिल ऊपर कैसे जा सकेगा? क्या आपके फ्लोर में उसे रहने देंगे? अरे कैसी बात कर रहा है, मेरा नहीं है, हम सबका फ्लोर है ये, और साहिल मेरा बच्चा भी है। जितने दिन रहना है तुम सब यहीं रहो। शरद फूट फूट कर रोने लगता है और अशोक के गले लग जाता है। साहिल, विनीता और शरद अब अशोक के फ्लोर में आ जाते हैं। इतने में प्रवीण भागता हुआ आता है और कहता है, भैया ईशा मेरे मुंह पर कालिक पोत कर भागी है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। महीने भर शादी है, क्या कहेंगे हम लड़के वाले को। तुम लोग चिंता मत करो, हम देखते हैं, ईशा मिल जाएगी। अशोक दोनों भाइयों के साथ ईशा को ढूंढने निकल जाता है और ईशा स्टेशन पर मिल जाती है। बेटा तू घर से भागी क्यों? बड़े पापा जी, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ठीक है, तू जिससे कहेगी उससे ही तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन अब घर चल।
ईशा को लेकर अशोक अपने फ्लोर में आ जाता है और देखता है तीनों देवरानी जेठानी एक साथ खाना बना रही है। अशोक को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ईशा को घर में देखकर अरुणा उससे गले लगा लेती है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं बड़े पापा के पास ही रहूंगी। ईशा ललिता के गले लग जाती है। तीनों भाई का परिवार अब अशोक के फ्लोर पर ही रहता है। अशोक अगले दिन उस लड़के के परिवार को बुलवाता है जिससे ईशा प्यार करती है और उससे ईशा का रिश्ता तय कर देता है, और जिससे सगाई हुई होती है उससे रिश्ता तोड़ देता है। अब तीनों मिलकर साहिल की देखभाल करते हैं और साथ ही ईशा की शादी की तैयारी भी। अब घर घर लग रहा है। शादी के 15 दिन पहले पूनम आ जाती है और दोपहर के खाने में सब साथ में खाने पर बैठते हैं। तब पूनम कहती है, अब जाकर पूरा हुआ हमारा 3 फ्लोर का गरम लंच बॉक्स। मतलब अभी तक लंच बॉक्स अधूरा था। लंच बन रहे थे तीनों माले पे जरूर, लेकिन अलग अलग। आज तीनों माले का लंच एक साथ बनाया और मजा आ रहा है खाने में, क्योंकि सब साथ में है। सब साथ में है तभी तो सुकून मिल रहा है। विनीता और अरुणा अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होती है और ईशा की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। अब तीनों भाई एक साथ ही एक फ्लोर पर रहने लगते हैं और खाना एक जगह एक साथ ही बनने लगता है।